हेलो स्टूडेंट, जो चैप्टर है उसका नाम है जीव जगत। जीव जगत में हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे जीव क्या है। जब भी हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं कि उनके सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है, स्पष्ट लक्षण क्या है। उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, जीवन को परिभाषित करते हैं। ये लक्षण है जैसे वृद्धि है, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना, ये सब चीज़ें हैं। और उसके अनुकूलन की क्रिया करना, उससे ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। तभी हम क्या कहते हैं कि ये जीव है, यह सजीव है। ये लक्षण क्या है, अद्भुत हैं जो कि जीवों के हैं। इसके इसकी इस सूची में आप क्या कर सकते हैं, उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। कुछ और भी लक्षण हैं जिनको आप जोड़ सकते हैं। कुछ लक्षणों में हम बात करें, वृद्धि की बात करें तो सभी जीव जो होते हैं वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। मतलब वृद्धि दो तरह से होती है, या तो भार में वृद्धि हो या संख्या में वृद्धि हो। बहुकोश की जीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। जो बहुकोश की जीव होते हैं क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से वृद्धि करते हैं। उनकी संख्या, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे कि उनके आकार और आकृति में वृद्धि होती है। इस पौधे में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। पौधों में पूरे जीवन तक कोशिका विभाजन द्वारा होती रहती है। प्राणियों में यह कुछ आयु तक होती है, पूरे जीवन काल तक नहीं होती है, कुछ आयु तक इस तरह की वृद्धि होती है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। जो कोशिका विभाजन होता है वह विशिष्ट ऊतकों में होता है, सभी ऊतकों में नहीं होता है, जिसकी वजह से जो विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकती हैं। अगर कोई कोशिकाएं समाप्त हो जाती है, उसके स्थान पर दूसरी कोशिकाएं आ जाती हैं। एक कोश की जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोश की जीव हैं, वो भी कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इसको हम प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। कल्चर में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम कोशिकाओं की संख्या को गिन कर हम क्या करते हैं, सरलता से उनकी संख्या को देख सकते हैं किस तरह से बढ़ती है संख्या। यदि हम भार को, जो भार होता है, भार को वृद्धि का लक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। जैसे पर्वत, गोलास तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जो निर्जीव में वृद्धि होती है तो उनकी सतह पर क्या होता है, कोई भी निर्जीव है उसके सतह पर वृद्धि होती है। क्या होती है, उसकी सतह पर वृद्धि होती है। और किस लिए होती है, क्योंकि उसमें कोई पदार्थ एकत्र हो जाते हैं। जो सजीव होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है उनके अंदर की ओर से होती है। तो निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है किसी पदार्थ एकत्र होने से, जबकि सजीवों में यह वृद्धि उनके अंदर की ओर से होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं, वृद्धि को नहीं मान सकते हैं। जीवों के में यह अभिलक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उसकी विवेचना करके यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। दूसरा अभिलक्षण है जनन। जनन भी सजीवों का क्या है, लक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, क्योंकि जब वृद्धि होती है उसमें इसकी व्याख्या हो जाती है। जैसे जब एक कोश की जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, वह एक प्रकार की जनन की प्रक्रिया होती है। बहुकोश की जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। क्या होते हैं वो लक्षण, क्या होते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे फंजाई देखा जाए, फंजाई लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं। फंजाई में क्या बनते हैं, अलैंगिक बीजाणु बनते हैं जो कि नए सदस्यों का निर्माण करते हैं और इस सरलता से वहाँ पे फैल जाते हैं। निम्न कोट के जीवों जैसे ईस्ट में देखा जाए या हाइड्रा में देखा जाए, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया में देखा जाए तो वास्तविक पुनर्जन्म होता है। प्लेनेरिया को कई भागों में काट दिया जाए तो उसके प्रत्येक भाग से क्या होते हैं, नए प्लेनेरिया का जन्म हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। फंजाई तंतुमय शैवाल मांस के प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। मतलब अगर इनके तंतु जो अगर विखंडित हो जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उससे भी नए सदस्य
बन जाते हैं। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर और जो वर्कर हनी बी होती है वो, ये जनन नहीं करते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशेष लक्षण नहीं हो सकता। अगर देखा जाए, अगर इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जो जनन भी है वह समग्र विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते हैं। कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। कोई भी अगर निर्जीव होगा तो वह क्या कर सकता है, वो जनन नहीं कर सकता है और अपने जैसे प्रतिलिपि नहीं बना सकता है। जीवों का अगर देखा जाए, अगला जो लक्षण है वो है उपापचयन। सभी जीव रसायनों के बने होते हैं, जितने भी जीव हैं वो रसायनों के बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं। जो रसायन होते हैं तरह तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैव अणुओं में बदलते रहते हैं, एक और दूसरे अणु में बदलते रहते हैं और नए अणुओं का निर्माण करते रहते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं हैं। जो परिवर्तन होते हैं क्या है, रासायनिक होते हैं और उपापचय क्रियाएं हैं। सभी जीव चाहे वो बहुकोशिक हो या एक कोशिकीय, सभी में हजारों उपापचय क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। जितने भी पौधे हैं, प्राणी हैं, कवक हैं, सभी में क्या होता है, वो उपापचय की क्रिया होती रहती हैं। इसी वजह से सभी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन होता है, श्वसन होता है, ये सभी किसके द्वारा, उपापचय क्रियाओं के द्वारा ही होता है। किसी भी जीव, किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। यह ऐसा लक्षण है जो कि निर्जीवों में नहीं दिखाई पड़ता। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रिया को प्रदर्शित करता है। जीव के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैव हैं न ही निर्जीव हैं। अगर हम परक नली के बाहर उपापचय क्रिया करते हैं, न तो वह जैविक है न वह निर्जीव है। अतः उपापचय क्रियाएं निरपवाद रूप से जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित होते हैं। अगर अभी तक जो हम लक्षण देखें उसमें देखा जाए, जो उपापचय क्रिया है वह विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित होता है। इसके लिए सजीवों के लिए, जो इस सजीवों का विशिष्ट गुण है। जबकि पात्र में देखा जाए, जो जैविक क्रियाएं, जो उपापचय क्रियाएं हैं वो जैविक नहीं है। अगर हम बाहर किसी पात्र के में जैव उपापचय क्रिया कर रहे हैं तो क्या है, जैविक नहीं है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं, कि प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। जो सेंसिटिविटी होती है या उद्दीपन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वह सजीवों में दिखाई पड़ता है। हम अपने संवेदी अंगों के द्वारा, जो हमारे संवेदी अंग हैं, जैसे हम मनुष्य की बात करें तो उसमें क्या है, त्वचा है, आँख है, कान है, नाक है, ये जीव है, ये सब संवेदी अंग है, जो कि विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं, आभास करते हैं। इन संवेदी अंग के द्वारा पर्यावरण से हम क्या होते हैं, अवगत होते हैं। पर्यावरण क्या घटनाएं घट रही हैं, जैसे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं। कि इसके द्वारा, इन अंगों के द्वारा, जो अंग हैं, प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक, मतलब जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं और जो यूकैरियोटिक जीव हैं, सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति क्या होते हैं, संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखाते हैं। चाहे प्रोकैरियोटिक जीव हों चाहे यूकैरियोटिक, सभी क्या करते हैं, पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं, जो संकेत होते हैं उसके प्रति संवेदना दिखाते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करती है। अगर जो पादप हैं, पौधे हैं या प्राणी हैं, दोनों के दीप्तिकाल जो हैं वह क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। इसके जनन की प्रक्रिया को, जीवों की जनन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। क्यों?
हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय और फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। कोई व्यक्ति अगर कोमा में है तो उसके लिए क्या करते हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, वेंटिलेटर पर रखा जाता है। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है। जो कोमा में होता है तो उसका मस्तिष्क क्या होता है, मृत जैसा हो जाता है। रोगी में स्व चेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी को कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ सकते हैं। तो अब ऐसे रोगियों को क्या कह सकते हैं, सजीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे, इस पे आप लोग विचार कर सकते हैं।